हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, हम प्रयोगशाला परिचारक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक का जो हमारा सिलेबस दिया गया था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। हमने टॉपिक वाइज सभी चीज़ों को डिस्कस कर रखा है। तो अब हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। ये हमारा सेकंड नंबर का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान यानी कि प्रयोगशाला परिचारक का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपको पता होगा कि प्रयोगशाला परिचारक का जो सिलेबस है वो दो भाग में डिवाइड है। पहले भाग में आपको सामान्य विज्ञान देखने को मिलेगा, दूसरे भाग में सामान्य अध्ययन देखने को मिलेगा। तो उन्हीं चीज़ें को ध्यान में रखते हुए सिलेबस के अनुसार, साथ ही व्यापम जिस तरह के प्रश्न पूछता है, व्यापम क्या करता है, 4 तरह के प्रश्न पूछता है, जिसमें से पहला टाइप मिलेगा आपको कोट वाले प्रश्न, दूसरा टाइप आपको मिलेगा वन लाइनर प्रश्न, तीसरा टाइप आपको देखने को मिलेगा सम्मिलित करने वाला, और चौथा टाइप आपको देखने को मिलेगा सीक्वेंस में अरेंज करने वाला। इन्हीं 4 तरह के प्रश्न व्यापम अपने एग्जाम में पूछता है। व्यापम कि अभी वो हाल ही में हुए किसी भी एग्ज़ाम को आप उठा करके देख लीजिए, इन्हीं 4 तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा व्यापम के एग्ज़ाम में। तो उन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेट आपके लिए तैयार किया है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। चलिए बिना किसी देरी के आज का जो हमारा बेहतरीन क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित विवरण छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य के विषय में उल्लेखित है। ठीक है, वो कौन सा अभ्यारण्य है जिसके विषय में ये 4 जो पॉइंट है वो करेक्ट होगा। पहला पॉइंट दिया गया है, इस अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है। दूसरा दिया गया है, इसकी स्थापना राज्य गठन के 26 वर्ष पूर्व की गई थी। तीसरा दिया गया है, यह प्रदेश का द्वितीय सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अभ्यारण्य है तथा यह तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। चौथा दिया गया है, इसे वर्ष 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था तथा वर्ष 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वो कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें ये चारों जो टाइप हैं वो करेक्ट बैठेगा। ऑप्शन ए दिया गया है उदयंती अभ्यारण्य, दूसरा दिया गया है बी में सीता नदी अभ्यारण्य, तीसरा दिया गया है बारनवा पारा अभ्यारण्य, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अचानक मार अभ्यारण्य। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में जो अभ्यारण्य की संख्या है वो 11 है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 11 अभ्यारण्य है। अब ये जो 4 टाइप हैं, आप पहले ही पॉइंट को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, इस अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है। अब ऑप्शन में आप देखेंगे केवल और केवल जो ऑप्शन बी है वो ही नदी के नाम से संबंधित है। ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य। तो पहला पॉइंट जो आप पढ़ेंगे और ऑप्शन में देखेंगे तो आपको जो आंसर है वो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य जो है उसी का नाम नदी के नाम पर रखा गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। साथ ही जो बाकी के पॉइंट है वो सीता नदी अभ्यारण्य के लिए करेक्ट बैठते हैं। जैसे कि दूसरे पॉइंट में दिया गया है, इसकी स्थापना राज्य के गठन के 26 वर्ष पूर्व की गई थी। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो भी करेक्ट है। सीता नदी अभ्यारण्य की मैं बात करूं तो इसका जो स्थापना हुआ है वो हुआ है 1974 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1974 में आपको जो सीता नदी अभ्यारण्य है इसका स्थापना वर्ष देखने को मिल जाएगा। और ये सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ है मैं बात करूं तो ये मिलेगा आपको धमतरी में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य जो है वो प्रदेश का प्राचीनतम अभ्यारण्य है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का तो वो कौन सा है, सीता नदी अभ्यारण्य, जिसका स्थापना कब हुआ है 1974 में। ठीक है, ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा पॉइंट हमें क्या दिया गया था, यह प्रदेश का द्वितीय सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अभ्यारण्य है तथा यह तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी पॉइंट सीता नदी अभ्यारण्य के लिए करेक्ट बैठता है। चौथा भी करेक्ट है, इस जो अभ्यारण्य है ये वर्ष 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था और इसे ही 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये जो चारों टाइप हैं, जो चारों विशेषताएं दी गई है वो सीता नदी अभ्यारण्य के लिए करेक्ट बैठता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही यहाँ पे आपको ये पता चला कि ये प्रदेश का दूसरे नंबर का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अभ्यारण्य है। आपको ये कमेंट करना है कि सबसे जो बड़ा अभ्यारण्य है वो कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है ये आपको कमेंट करना है। छोटा मैं बता देता हूँ, सबसे छोटा जो है वो बादलखोल है जो कि जसपुर में है, और
जो बादलखोल अभ्यारण्य है उसका जो क्षेत्रफल है वो केवल और केवल 105 किलोमीटर है। सबसे बड़ा आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया व्यापम 4 तरह के प्रश्न पूछता है। कूट वाले प्रश्न आपने पहले ही क्वेश्चन में देखने को मिल गया होगा, पहले क्वेश्चन में कूट वाले प्रश्न। अब दूसरे नंबर में आपको सुमेलित करने वाले प्रश्न देखने को मिल गया है, ठीक है। 4 टाइप के प्रश्न मैंने वो चारों टाइप इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। चलिए सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, साथ ही कूट की सहायता से सही उत्तर का हमें चयन करना है। सूची 1 में क्या दिया गया है, सेल समूह दिया गया है, और सूची 2 में क्या दिया गया है, संबंधित खनिज या अयस्क की बात दी गई है। दक्कन ट्रैप की मैं बात करूं तो दक्कन ट्रैप में आपको देखने को मिल जाएगा बॉक्साइट, ठीक है। आर्कियन सेल की मैं बात करूं तो आर्कियन में निस सेल आपको देखने को मिल जाएंगे। कड़प्पा की मैं बात करूं तो यहां आपको चूना पत्थर देखने को मिल जाएगा। धारवाड़ में आपको लौह अयस्क देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन कारण वाले प्रश्न व्यापम पूछता है, ठीक है। कथन दिया गया है हमें, प्रदेश में प्रथम विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र की स्थापना रायपुर में हुई थी जो जेम्स एंड ज्वेलरी का सेज है। कथन 2 दिया गया है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पोर्ट्स ऑफ इंडिया का सेंटर भिलाई में स्थित है। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसमें से पहला और दूसरा जो दोनों कथन है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट होगा। कथन 1 व कथन 2 दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है। शक्कर कारखाना छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है ये आपको बताना है। तो आपको देखने को मिलेगा किरता में, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको पंडरिया में भी देखने को मिलेगा, साथ ही रामहेपुर में भी आपको शक्कर कारखाना देखने को मिलेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 व 5। इसमें से इन 3 जगह में शक्कर कारखाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी। ये पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कहे देबे संदेश, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1908 में हिंद केसरी करने वाले प्रसिद्ध स्वतंत्रता नामक पत्रिका का संपादक सेनानी थे। कौन है वो व्यक्ति? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माधवराव सप्रे इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से रायपुर के संबंध में असत्य क्या है। असत्य की बात हो रही है यहाँ पे। रायपुर के संबंध में कौन सा पॉइंट जो है वो गलत है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, सत्य पूछा जा रहा है या असत्य। चलिए पहले पॉइंट में दिया गया है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर। क्या ये पॉइंट करेक्ट है? तो ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, दूसरे में कहा गया है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। तो ये जो पॉइंट है वो असत्य हो जाएगा, ठीक है। तीसरा दिया गया है सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला, ये भी पॉइंट करेक्ट है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, तो ये भी पॉइंट जो है वो करेक्ट है। इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि असत्य की बात हो रही थी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल जनजाति नहीं है। विशेष पिछड़ी जनजाति आप सभी को पता होगा। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या कितनी है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या छत्तीसगढ़ में 7 है, ठीक है। विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या छत्तीसगढ़ में 7 है। अब इनमें से कौन सा जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। पहला दिया गया है कमार, दूसरा दिया गया है भूजिया, तीसरा दिया गया है अबूझ माड़िया, चौथा दिया गया है दिहाड़ी कोरवा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दिहाड़ी कोरवा जो है वो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है। बाकी कमार, भूजिया और अबूझ माड़िया ये तीनों इंक्लूड हैं विशेष पिछड़ी जनजाति में। अब इसके अतिरिक्त 4 और जो जनजाति हैं उसका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है, 7 पिछड़ी जनजाति होती है, मैंने आपको बताया। इसमें से 3 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब 4 जो विशेष पिछड़ी जनजाति है वो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। वो कौन कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है जो छत्तीसगढ़ में
विशेष पिछड़ी जनजाति में गिनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ की जनजातीय विवाह पद्धतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है, असुमेलित की बात हो रही है, तो इसमें से सुमेलित नहीं है। अब आपको कंफ्यूजन ये होगा कि सिलेबस में तो जनजाति दिया नहीं गया था, तो आप कैसे लेकर के आ रहे हैं जनजाति से रिलेटेड प्रश्न। तो आपको पता होगा इसमें क्या कहा गया है, 9वीं और 10वीं का इसमें आपको विज्ञान का जो बुक है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो साइंस का बुक है 9वीं और 10वीं का, उसके अकॉर्डिंग इसमें प्रश्न देखने को मिलेगा। ये इसके सिलेबस में लिखा था। क्या आपको लगता है कि ये 9वीं और 10वीं लेवल का ही प्रश्न पूछेगा? नहीं, इसमें 11वीं और 12वीं के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं सिलेबस के अतिरिक्त और कुछ कुछ जो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, अब अगर आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, व्यापम या फिर पीएससी का तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आपके किसी भी एग्ज़ाम में। अगर आप छत्तीसगढ़ में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो उसमें छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है वो महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है उससे आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए मैं सिलेबस के बाहर से यानी कि जनजाति से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, तो उसे आप ध्यान में रखेंगे। ये मत सोचना कि ये सिलेबस के बाहर है। ठीक है, एग्ज़ाम कुछ भी हो सकता है, आपको अपनी तरफ से तैयारी पूरी करनी है। ठीक है, कुछ जो पोर्शन है वो आपको और पढ़ना होगा सिलेबस के बाहर से। ठीक है, जनजाति सिलेबस में दिया नहीं गया था, लेकिन मैंने जनजाति का एक बेहतरीन क्लास ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ठीक है, आप सभी ने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि कितना बेहतरीन क्लास है। अगर आप में से कोई व्यक्ति है जिन्होंने नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लेना। आपको मेरे चैनल पे अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप सारे वीडियो को लाइन से देख पाएंगे। साथ ही सिलेबस वाइज मैंने टॉपिक वाइज भी चीज़ें डिस्कस की है। साथ ही आपको जो सभी चीज़ें हैं, अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट वहाँ पे बना हुआ है, सभी चीज़ों का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज मैंने वहाँ पे क्लासेस ले रखी है। तो वो सभी जो वीडियो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो जाकर के ज़रूर सारे वीडियो देख लेना। ठीक है, चलिए इसमें आपको बताना है छत्तीसगढ़ की जनजाति विवाह पद्धतियों के संबंध में सुमेलित नहीं है, जो असुमेलित है वो आपको बताना है। ठीक है, लमसेना क्या ये सेवा विवाह है? अरुतो क्या ये विधवा पुनर्विवाह है? पारिंगन क्या ये गंधर्व विवाह है? गुरावट ये विनिमय विवाह है क्या? इसमें असुमेलित क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें से आप देख पा रहे होंगे लमसेना सेवा विवाह कहा जाता है, अरुतो विधवा पुनर्विवाह है, गुरावट एक विनिमय विवाह है, लेकिन पारिंगन एक गंधर्व विवाह नहीं है। इसलिए ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, जिस प्रकार भूजिया जनजाति का लाल बंगला होता है उसी प्रकार अबूझ माड़िया जनजाति का होगा। अबूझ माड़िया जनजाति का क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगादी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। चंदेनी गीत के प्रमुख कथानक पात्र हैं, कौन है? चंदेनी गीत में जो प्रमुख पात्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोरिक चंदा इसका प्रमुख पात्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। हबीब तनवीर का द्वार स्थापित नाट्य संगठन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नया थिएटर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। किसी भी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। चलिए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस मास की पूर्णिमा को इस राज्य के गिरौदपुरी जिले में मेले का आयोजन किया जाता है? गिरौदपुरी जिले में जो मेले का आयोजन होता है वो किस माह की पूर्णिमा में होता है? जल्दी जल्दी अपना जो आंसर है वो कमेंट करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाल्गुन मास की जो पूर्णिमा होती है उसी दिन गिरौदपुरी जिले में मेले का आयोजन होता है, ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा में किन्हें उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है? आप सभी को पता है, ठीक है, प्रशासनिक ढांचा आपके सिलेबस में दिया गया है, तो ये प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको पता है कि विधानसभा का कौन सा सत्र चल रहा है, तो 6वां सत्र चल रहा है। अब इसमें आपको और चीज़ें जो पढ़नी पड़ेगी, उप मुख्यमंत्री आपको इसमें बताना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है, साथ ही आपको नेता प्रतिपक्ष याद होना चाहिए अभी विधानसभा में, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी होगी, ये सभी चीज़ें मैंने क्लासेस में बता रखी है। प्रशासनिक ढांचा भी मैंने क्लास ले रखा है, जिसमें मैंने नए जो चीज़ें हैं, अभी की वर्तमान जो स्थिति है, उन सभी चीज़ों को अपडेट किया है, ठीक है। चलिए, इसमें उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है। प्रदेश की 6वीं विधानसभा में किन्हें उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है? अपना आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2 उप मुख्यमंत्री हैं, जिसमें से अरुण साव और विजय शर्मा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री है, ध्यान रखेंगे। एक मुख्यमंत्री वो कौन है, आप सभी को पता होगा, ठीक है, और 2 उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, डिब्बा डी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। डिब्बा डी के संबंध में ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका आपको आंसर बताना है। पहला पॉइंट दिया गया है, यह बलरामपुर जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है, तो ये जो पॉइंट है वो करेक्ट है। डिब्बा डी की बात हो रही है, ठीक है, यह बलरामपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है, ये जो पॉइंट है वो एकदम करेक्ट है। दूसरा दिया गया है, यह कन्हार गलफुला व सूर्य मंदिर के संगम पर स्थित है, ये भी जो पॉइंट है वो एकदम करेक्ट है। तीसरा देखते हैं, यहाँ प्रसिद्ध मंदिर शैव संप्रदाय से संबंधित है, ये जो पॉइंट है वो भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1, 2 व 3 तीनों जो पॉइंट है वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित नवपाषाणकालीन स्थलों में से कौन सा स्थल रायगढ़ जिले में स्थित नहीं है? रायगढ़ जिले में कौन सा जो स्थल है वो स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा टेरम, ओंगना और बेनीपाट, ये तीनों जो हैं वो रायगढ़ जिले में स्थित है। बोनटीला जो है वो रायगढ़ जिले में नहीं है, और हमें जो नहीं है वही बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, कुरुषपाल अभिलेख का संबंध किस छिंदक नागवंशीय शासक से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम, इससे ये संबंधित है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख विद्रोहों और नेतृत्वकर्ता का कौन सा युग्म गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है। प्रमुख विद्रोह, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ करके जानी है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में दिया गया था। छत्तीसगढ़ में जो भी आंदोलन हुए हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ जो स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया है, वो सभी चीज़ें पूछे जाएंगी, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें से असुमिलित जो है, यानी कि जो गलत पॉइंट है, ये आपको बताना है। पहला दिया गया है, सोना खान का विद्रोह जो हुआ उसमें जो नेतृत्व करता थे वो राम राय सिंह थे क्या? तो ये जो पॉइंट है वो एकदम करेक्ट है, राम राय सिंह ही थे इसके नेतृत्वकर्ता सोना खान विद्रोह के, ठीक है। दूसरा दिया गया है, मेरिया विद्रोह झाड़ा सिरहा, ये जो पॉइंट है वो गलत हो जाएगा। सिपाही विद्रोह में हनुमान सिंह, ये करेक्ट है। परल कोट विद्रोह में गेंद सिंह, ये भी पॉइंट जो है वो करेक्ट है। इसमें युग्म जो गलत है वही आपको बताना था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप भी सभी चीज़ें जो है वो कमेंट करते हुए चलेंगे, साथ ही लास्ट में ये बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मैं 100 प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करूंगा, इन 100 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न जो है वो सही हुए हैं, ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के शीर्ष नेताओं में शामिल नहीं थे? स्वराज दल के शीर्ष नेताओं में कौन जो है वो शामिल नहीं थे, ये आपको बताना है। तो आपने
कुछ कुछ व्यक्तियों का नाम सुना होगा, ठीक है। तो उसमें से आपने सुना होगा पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। राघवेंद्र राव का भी नाम आपने सुना होगा, घनश्याम सिंह गुप्त का भी नाम आपने सुना होगा, लेकिन आपने पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। ये स्वराज दल के शीर्ष नेताओं में ये शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिया गया है छत्तीसगढ़ के देसी रियासत और सूची 2 में दिया गया है संबंधित वंश, ठीक है। अब आपको सम्मिलित करना है, साथ ही कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है वो चयन करना है। अब इसमें से कांकेर रियासत, इसमें संबंधित वंश कौन सा है? कांकेर रियासत की मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कांकेर रियासत में सोमवंश, ठीक है। राजनांदगांव रियासत जो था उसमें आपको देखने को मिलेगा बैरागी वंश। सरगुजा रियासत में रक्सेल राजपूत वंश, साथ ही जसपुर रियासत में सूर्य वंश आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। यह एक अनुवर्ती नदी है, दूसरा दिया गया है यह भारत की सबसे लंबी नदी है, तीसरा दिया गया है इस पर फरकट्टा बैराज परियोजना संचालित है, चौथा दिया गया है यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है, पांचवा दिया गया है इसके तट पर बिहार की राजधानी स्थित है। क्या क्या जो पॉइंट है वो सत्य है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा पॉइंट इसमें करेक्ट है, तीसरा पॉइंट इसमें करेक्ट है और साथ ही पांचवा जो पॉइंट है वो इसमें करेक्ट है। चौथा और पहला जो पॉइंट है वो इसमें गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंस में जमाने वाले प्रश्न मैंने आपको पहले ही बताया, व्यापम 4 तरह के प्रश्न पूछता है, उसमें से एक सीक्वेंस में अरेंज करने वाला है, ठीक है। सभी टाइप के प्रश्न मैंने इसमें इंक्लूड किया है। निम्नलिखित सेल समूह को उनकी उत्पत्ति के सही क्रम में, यानी कि पहले से फिर बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। चलिए व्यवस्थित कीजिए, जल्दी जल्दी अपना जो आंसर है वो कमेंट करते हुए चलेंगे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कडप्पा, उसके बाद आपको डेक्कन ट्रैप देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाइकनाल तमिलनाडु के किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा पालनी पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर ए जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से सम्मिलित करने वाले प्रश्न, सूची 1 में दिया गया है विभिन्न राज्य और सूची 2 में दिया गया है संबंधित तथ्य। सम्मिलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। गुजरात संबंधित तथ्य क्या है, उससे संबंधित तथ्य क्या है गुजरात से संबंधित? तो गुजरात से संबंधित तथ्य इनमें से आपको देखने को मिलेगा सर्वाधिक लंबी समुद्री तट सीमा जो है वो गुजरात की बनती है, ठीक है। यानी कि ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित तथ्य क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित तथ्य आपको देखने को मिलेगा ये 3 देशों की सीमा रेखा से संलग्न है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 3 देशों की सीमा से संलग्न है। उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड 2 देशों की सीमा रेखा से संलग्न है, ठीक है। त्रिपुरा जीरो बाउंड्री स्टेट से ये जो तथ्य है वो त्रिपुरा से संबंधित है, जीरो बाउंड्री स्टेट, ठीक है। साथ ही ये याद रखना है त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या क्या मैंने आपको बताया? गुजरात सर्वाधिक लंबी समुद्री तट रेखा, अरुणाचल प्रदेश से मैंने आपको बताया संबंधित तथ्य 3 देशों की सीमा रेखा से संलग्न है। उत्तराखंड की मैंने आपको बताया उत्तराखंड 2 देशों की सीमा रेखा से संलग्न है। त्रिपुरा की मैंने आपको बात बताई जीरो बाउंड्री स्टेट, ठीक है, इसे कहा जाता है जीरो बाउंड्री स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है नवीन जड़ोल मिट्टी जिसका विस्तार गंगा एवं यमुना जैसी नदियों के
डेल्टाई क्षेत्र में होता है किस नाम से जानी जाती है? तो इसे जाना जाता है खादर मिट्टी के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से सीक्वेंस में अरेंज करने बोल रहा है आपको। तो इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित दर्रों को उनकी अवस्थिति के अनुरूप पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है। पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या नंबर में आएगा? पूर्व से मैं पश्चिम की ओर जाऊं तो सबसे पहले जो मिलेगा मुझे वो मिलेगा लेखपालनी। ठीक है, उसके बाद मिलेगा हमें मूलिंग, उसके बाद शिव किला, उसके बाद बनिहाल। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है सर्वोत्तम किस्म का एंथ्रासाइट कोयला भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का एंथ्रासाइट कोयला भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? राउरकेला की बात हो रही है यहाँ पे। तो राउरकेला जो है इसकी जो स्थापना है वो जर्मनी के सहयोग से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग का विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी पर है? ठीक है, ये आपको बताना है। भारत के किस राष्ट्रीय जलमार्ग का विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी पर है? जल्दी जल्दी जो अपना आंसर है वो कमेंट करते हुए चलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सदिया से जो धिबुरी है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अब ये किस द्वीप पर है ये आपको बताना है। क्या उत्तरी अंडमान में है, ग्रेट निकोबार में है, या फिर मध्य अंडमान, या फिर दक्षिणी अंडमान पर है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दक्षिणी अंडमान पर। ठीक है, जो पोर्ट ब्लेयर है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है सम्मिलित क्या नहीं है। तो इसमें आप पहला ही पॉइंट देखेंगे, भारत का पहला इको फ्रेंडली ग्रीन जेल केंद्रीय जेल रायपुर है। ये जो पॉइंट है वही करेक्ट नहीं है, और यही जो पॉइंट है वही असम्मिलित है, यानी कि सम्मिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बाकी सभी चीज़ें जो है वो एकदम करेक्ट हैं। शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम जो है नवा रायपुर पर है, ये एकदम करेक्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा बांस टावर जो है वो कठिया बेमेतरा पर है, ये भी करेक्ट है। भारत का पहला वन मंदिर आवरा भाटा दंतेवाड़ा पर है, ये भी एकदम करेक्ट है। और इसमें सम्मिलित नहीं है पूछा गया था, तो पहला जो पॉइंट है वही असम्मिलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल वेल डेवलपमेंट लिखा है यहाँ पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। कौन है वर्तमान अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोर्ड के? ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण रखते हैं, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री राजीव अग्रवाल, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? कौन सा देश विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा है 2025? यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सभी चीज़ें। आपको भाग
दो में यानी कि सामान्य अध्ययन में जो प्रयोगशाला परिचारक का जो सिलेबस है सामान्य अध्ययन भाग 2 में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लास्ट पॉइंट जो दिया गया था भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, तो उनसे भी मैंने क्वेश्चन लेकर के आया है। ठीक है, जैसे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नार्वे। ठीक है, नार्वे इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ई बस सेवा शहरों में कितने बसों योजना के माध्यम से राज्य के 3 संचालन में किया जाएगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के माध्यम से राज्य के 3 शहरों में कितने बसों का संचालन किया जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन सही कर लेंगे। प्रधानमंत्री ई बस सेवा, ठीक है, प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के माध्यम से राज्य के 3 शहर, ठीक है, मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के माध्यम से राज्य के 3 शहरों में कितने बसों का संचालन किया जाएगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 240 ई बस, ठीक है, संचालन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार न्यायपालिका की स्थिति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? न्यायपालिका की स्थिति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का स्थान आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, श्री राम लला दर्शन योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना है। पहला दिया गया है, इस योजना का शुभारंभ 5 मार्च 2025 को किया गया। दूसरा दिया गया है, इस योजना का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को निःशुल्क धार्मिक यात्रा कराना है। तीसरा दिया गया है, इस योजना हेतु छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड एवं IRCTC के मध्य संधि समझौता हुआ है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसमें से श्री रामलला दर्शन योजना के संदर्भ में आपको सही कथन बताना था, तो इसमें से तीनों जो पॉइंट है वो एकदम करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में निम्न में से कौन सी घोषणा शामिल नहीं है? कौन सी जो घोषणा है वो छत्तीसगढ़ के बजट में शामिल नहीं है? जो भी वर्तमान छत्तीसगढ़ का जो बजट आया है 2025-26 उसमें कौन सी घोषणा जो है वो शामिल नहीं है? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, राज्य में 17 नवीन नालंदा पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी, ये घोषणा देखने को मिल जाएगा। 500 नवीन सहकारी समितियों का गठन होगा, ये भी पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए इसमें सम्मिलित क्या नहीं था, 5000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, ये जो पॉइंट है वो कहाँ नहीं गया है जो बजट आया है 2025-26 में, तो ये जो पॉइंट है वो शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, भारत का प्रथम शून्य कचरा हाईवे अड्डा घोषित किया गया है। किसे भारत का शून्य कचरा हाईवे अड्डा घोषित किया गया है? जल्दी जल्दी अपना जो आंसर है वो कमेंट करते हुए चलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवी अहल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो कि इंदौर में है, इसे ही शून्य कचरा हाईवे अड्डा घोषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, लता दीनानाथ मंगेशकर सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर सम्मान की बात हो रही है 2025 में, ये किसे प्रदान किया गया है? ये सभी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर सम्मान 2025 में जो प्रदान किया गया है वो प्रदान किया गया है श्री कुमार मंगलम बिड़ला को। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक्सियम 4 मिशन के संदर्भ में सही कथन क्या है, ये आपको बताना है। इस मिशन के अंतर्गत भारत के 4 अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जाएगा। दूसरा दिया गया है, इस मिशन में GSLV F-15 प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया। तो ये जो आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2।
अब आपको इससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम 4 मिशन से संबंधित जो पॉइंट है, ठीक है, इतना तो फिक्स है कि इस मिशन के अंतर्गत भारत के अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, शुभांशु शुक्ला, ध्यान रखेंगे क्या नाम बताया मैंने, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे जाएंगे, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, इस मिशन में जो यूज हुआ है, जो यान यूज हुआ है, वो आपको ध्यान में रखना है। इस मिशन में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट, साथ ही ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का यूज हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, जो चीज़ें मैंने इससे संबंधित आपको बताई है, वो दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक चीज़ मैं बता दूं कि 40 नंबर के प्रश्न आपको सामान्य अध्ययन के देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि 40 जो प्रश्न होंगे वो सामान्य अध्ययन, जो कि भाग 2 में दिया गया था आपके सिलेबस में, उससे रिलेटेड होंगे। तो 40 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 41 से, ठीक है। चलिए, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है, इस पर ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि कार्य करती है? आप सभी के यहाँ फ्रिज जरूर होगा, ठीक है। अब फ्रिज में आप सभी ने देखा होगा कि जो फ्रीजर होता है वो नीचे की ओर नहीं होता, फ्रीजर जो है वो फ्रिज के ऊपर की ओर होता है, ठीक है, ऊपर के हिस्से में फ्रीजर लगा होता है। यही आपसे पूछा जा रहा है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है, इस पर ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि कार्य करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मीय संवहन, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट ट्रैक में चलेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसके लिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। चलिए, सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में दिया गया है राशि और सूची 2 में दिया गया है इकाई। अब सम्मिलित करके आपको कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। वेग का जो इकाई है वो क्या है? उच्च वेग किससे मापा जाता है? जल्दी जल्दी अपना जो आंसर है वो कमेंट करेंगे। ये सभी चीज़ें मैंने टॉपिक वाइज जब क्लासेस ली है उसमें मैंने आपको डीपली ये सभी चीज़ें डिस्कस की है। चलिए बताएंगे। तो उच्च वेग मापा जाता है मैक से, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम से, दाब पास्कल से, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ठीक है। तो ये सभी जो पॉइंट है ये आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में। ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की लंबाई, ये आपको बताना है। यदि केस नली का जो व्यास है उसे हम दोगुना कर रहे हैं तो इसमें चढ़ने वाले जल का जो लंबाई होगा वो कितना होगा? क्या वो दुगना हो जाएगा या आधा हो जाएगा, वही रहेगा या शून्य हो जाएगा? अगर हम जैसे मान लेते हैं ये केस नली है, ठीक है। अब इसमें इसका जो व्यास है वो केवल इतना है, ठीक है, केवल इतना इसका व्यास है, तो इसमें जो द्रव है वो ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। लेकिन इसी जो केस नली है उसका मैं व्यास जो है वो बड़ा कर दूं, अब इसका व्यास जो है वो बड़ा हो गया। अब इसमें जब जल जाएगा, जो जल है वो ऊपर चढ़ेगा तो वो कम दूरी तक बस जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अगर हम केस नली का जो व्यास है उसका दोगुना कर रहे हैं तो जो जल चढ़ने की जो लंबाई है वो आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको सभी चीज़ें जो है वो समझ आ रही होंगी। अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो के लिए यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, आप सभी कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। कथन दिया गया है, झरने का पानी जब ऊंचाई से गिरता है तब कल कल की आवाज आती है। कारण दिया गया है, झरने के पानी की गतिज ऊर्जा पृथ्वी से टकराने पर ऊष्मा तथा ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो आप सभी ने कभी ना कभी झरने के आसपास घूमने गए होंगे, ठीक है।
तो जब हम झरने के पास जाते हैं तो जब झरना जो है यानी कि जब ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है तो आवाज़ हमें सुनाई देता है, ठीक है। कल कल की जो आवाज़ है, पानी जब नीचे गिरता है, ठीक है, तो उसका जो आवाज़ है वो हमें सुनाई देता है। अब इसका कारण क्या है? झरने के पानी की गतिज ऊर्जा पृथ्वी से टकराने पर ऊष्मा तथा ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। जो पॉइंट है एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। साथ ही कारण जो आर है वो कथन ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, सोनार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऐसी युक्ति जिसके द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। सोनार से डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ये जो पॉइंट है वो एकदम करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, इसमें मुख्यतः अश्रव्य तरंगों के माध्यम से समुद्र की गहराई या समुद्र में डूबी चट्टानें, मछलियाँ तथा पनडुब्बियों की स्थिति ज्ञात की जाती है। तो ये भी पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, केवल एक, ठीक है। सही कथन हमें चुनना था, क्या सही है? इसमें केवल एक जो है वो सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक अंतरिक्ष यान से किसी वस्तु को गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगी या अंतरिक्ष में पलायन करेगी, या फिर चंद्र तल की ओर जाने लगेगी, या फिर अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करती रहेगी। क्या हो रहा है? यदि एक अंतरिक्ष यान से हम किसी वस्तु को गिराएं तो क्या होगा? यदि हम अंतरिक्ष यान से किसी भी वस्तु को गिराते हैं तो वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कथन ए, जिसमें दिया गया है चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते। कारण दिया गया है यांत्रिक तरंगे केवल पदार्थिक माध्यम में ही संचरित होती है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, मोड़ पर सड़क या रेल की पटरी के बाहरी किनारों को थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है, जिससे बैकिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका लाभ नहीं है, ये आपको बताना है। ये आपने मोड़ देखा होगा, ठीक है। किसी रोड में ये मोड़ है, ठीक है। अब इसमें जैसे ये इस तरह से टर्न हो रहा है तो इसका जो स्लोप रहेगा वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। यानी कि इधर जो पॉइंट है वो ऊंचा रहेगा और इधर जो पॉइंट है यानी कि ये जो तल है वो इस तरह से होगा। ये ऊपर इधर वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा ऊंचा रहेगा और इधर वाला पॉइंट जो है वो नीचे रहेगा। अब इसे क्या कहते हैं? तो इसे बैकिंग कहते हैं। अब इसका ऐसा बनाने का लाभ इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। लाभ नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि इसका लाभ कौन सा नहीं है। वाहन अपेक्षाकृत अधिक चाल से मोड़ पर चल सकता है। बी में दिया गया है वाहन सुरक्षित रहे, फिसलते नहीं हैं। टायरों को टूट फूट से बचाया जा सकता है, पेट्रोल की बचत होती है। तो इसका आपको आंसर पता होगा, एकदम इजी इसका आंसर है। पेट्रोल से कोई रिलेटेड नहीं है, पेट्रोल की बचत होती है या पेट्रोल का ज़्यादा खर्च होता है, ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका ऐसा बनाने से रिलेटेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सभी चीज़ें जो हैं वो इससे लाभ प्राप्त करते हैं, ठीक है। वाहन अपेक्षाकृत अधिक चाल से मोड़ पर चल सकता है, वाहन सुरक्षित रहता है, साथ ही फिसलता नहीं है, टायरों की टूट फूट से बचाया जा सकता है। ये भी जो पॉइंट है वो एकदम सही है, ठीक है। और इसमें लाभ नहीं है तो पेट्रोल की बचत होती है, ये कोई भी सेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप आसानी से इसका आंसर ट्रैक कर सकते थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भौतिक वैज्ञानिक दिया गया है, कार्य या खोज उसे सम्मिलित करना है, ठीक है। जी मार्कोनी ने किसकी खोज की है या इन्होंने क्या कार्य किया है? जी मार्कोनी की बात हो रही है। तो जी मार्कोनी ने बेतार संदेश दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 2, ठीक है। रेंटजन से क्या संबंधित है? एक्स किरण का आविष्कार किया है। एम.एन. साहा की मैं बात करूं तो ये आपको तापीय आयनीकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया है।
उसके बाद बचा क्या, बैकुरल, तो इन्होंने रेडियो एक्टिविता की खोज की है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब, पहला दिया गया है फोकस दूरी पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, तीसरा दिया गया है वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, पांचवा दिया गया है उल्टा व वास्तविक बनेगा, छठवें में दिया गया है सीधा व आभासी बनेगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आंसर जो है वो जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसमें अवतल दर्पण है, ठीक है, और अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो आपको देखने को मिलेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है, ये पॉइंट जो है वो करेक्ट है, फोकस पर बनेगा, इसके साथ साथ वस्तु से छोटा बनेगा, इसके साथ साथ उल्टा व वास्तविक बनेगा। यानी कि 1, 4 और 5 जो है वो करेक्ट है, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन एवं अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रधनुष, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इंद्रधनुष। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, प्लेटिनियम, क्रोमियम, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं? किस किस की बात हो रही है? प्लेटिनियम को क्रोमियम, सोडियम, ऑक्सीजन और साथ ही मैग्नीशियम, ये किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ हैं ये आपको बताना है। तो ये सभी जो हैं वो अचुंबकीय पदार्थ हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, जब घोड़ा टांगे को खींचता है तो टांगा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? वो कौन सा बल है जिसकी वजह से टांगा जो है वो आगे बढ़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर लगाए गए प्रतिक्रिया बल के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है, एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी दीवारों के मकान में रहते हैं। कारण दिया गया, बर्फ की दोहरी दीवारों के बीच फंसी हवा उष्मा की कुचालक होती है, जो कि भीतर उष्मा को कमरे में बाहर नहीं जाने देती। भीतरी उष्मा को जो है कमरे के बाहर नहीं जाने देती। क्या इसका कथन और कारण जो दोनों हैं वो करेक्ट हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं, साथ ही जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विवरण प्रकाश के किस गुण को संदर्भित करते हैं? पहला दिया गया है, इस क्रिया में प्रकाश की किरण चिकनी एवं समतल सतह पर पड़ती है तो पुनः स्रोत की ओर लौट जाती है। दूसरा दिया गया है, इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तीसरा दिया गया है, आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। चौथा दिया गया है, पेरिस्कोप इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कथन दिया गया है, शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल होती है क्योंकि उसका तारत्व उच्च होता है। कारण दिया गया है, तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर ध्वनि की मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है। तो इसमें क्या सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ए गलत है किंतु आर जो है वो सही है। शेर का जो दहाड़ है वो अत्यधिक प्रबल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन तारत्व जो है वो ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा जिसे एसी करंट बोलते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी और दिष्ट धारा जिसे डीसी बोलते हैं। एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट और डीसी की मैं बात करूं तो डायरेक्ट करंट, ठीक है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किसकी वजह से किया जा सकता है, किसकी सहायता से किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से जो अपना आंसर है वो कमेंट करेंगे। ये रेक्टिफायर की वजह से होता है।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपको ये बताना है कि डीसी से एसी किसकी सहायता से करते हैं, ठीक है। आपको ये पता चला कि एसी से डीसी किसकी वजह से करते हैं, रेक्टिफायर के द्वारा किया जाता है, लेकिन डीसी करंट को एसी करंट किसके जरिए किया जाएगा, आंसर जरूर करना। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोवेव ओवन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। यहाँ पे असत्य की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। माइक्रोवेव में माइक्रोवेव में खाने में 1-2 इंच तक प्रवेश कर जाती है और उन्हें गर्म कर देती है। दूसरा दिया गया है, इसमें भोजन का अपूर्ण स्टेरिलाइजेशन होता है जिससे कुछ बैक्टीरिया पूर्णतः समाप्त नहीं होते। तीसरा दिया गया है, इसमें भोजन के अणु बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जिससे खाने के बाद रक्त में हीमोग्लोबिन की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। डी में दिया गया है, माइक्रोवेव ऊष्मा की किरणें होती हैं। क्या होगा असत्य इसमें से, तो इसमें से असत्य मैं अगर कहूं तो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, माइक्रोवेव ऊष्मा की किरणें होती है, ये जो पॉइंट है वो एकदम असत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में किसका यूज किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड, इन सभी चीज़ों का जो यूज़ है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्न पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है या उपयुक्त होता है। तो आप सभी को पता होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्म लोहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, अम्ल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला दिया गया है, अम्ल में एक या एक से अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु विद्यमान होते हैं। दूसरा दिया गया है, ये स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। तीसरा दिया गया है, अच्छे एवं प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। चौथा दिया गया है, ये भस्म एवं क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। डी में दिया गया है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। कौन कौन सा जो पॉइंट है वो सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहला जो पॉइंट है वो करेक्ट है, साथ ही तीसरा जो पॉइंट है वो करेक्ट है और चौथा जो पॉइंट है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु की आंतरिक के रूप में sp_d एवं sp_d_f एवं f भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। sp_d एवं f है संरचना संबंधित आधुनिक जानकारी अक्षरों से किसे निरूपित किया जाता है। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि परमाणु की आंतरिक संरचना संबंधित आधुनिक जानकारी के अनुसार sp_d_f अक्षरों से किसे निरूपित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। परमाणु का जो उपकोष होता है, ठीक है, परमाणु का जो उपकोष होता है उसे ही निरूपित किया जाता है sp_d कक्षक के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से असुमेलित, ठीक है, क्या असुमेलित है, यानी कि जो कौन सा पॉइंट है जो गलत है ये आपको बताना है। पहला दिया गया है, ठोस का द्रव में विलयन, ये चीनी का जल में विलयन, क्या ये करेक्ट है? चूंकि चीनी क्या है, ठोस है, और जल क्या है, वो द्रव है, तो इसलिए करेक्ट है ठोस का द्रव में विलयन। दूसरा देखते हैं, गैस का द्रव में विलयन, यानी कि अमोनिया गैस है, जल एक द्रव है, तो ये भी पॉइंट करेक्ट है। सी में देखते हैं, द्रव का गैस में विलयन, वायु में आर्द्रता, वायु में जो आर्द्रता होती है, ठीक है, वो इसका करेक्ट हो जाएगा, सी भी करेक्ट है। असुमेलित की बात हो रही है, बचा क्या, द्रव का द्रव में विलयन, पारे में चांदी का मिश्रण, ये जो पॉइंट है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विवरण किस पृथक्करण विधि को संदर्भित करते हैं।
कौन से पृथक्करण विधि को संदर्भित करता है? ये जो पॉइंट दिया गया है, 4 जो पॉइंट है वो कौन से पृथक्करण विधि को संदर्भित करेगा? इस विधि द्वारा मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। दूसरा दिया गया है, इसमें ऐसे मिश्रण को पृथक किया जा सकता है जिनका क्वथनांक भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। तीसरा दिया गया है, इस विधि में द्रव को वाष्प में बदलकर अन्य स्थान में ठंडा कर पुनः द्रव अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। चौथा दिया गया है, इसमें पहली विधि वाष्पन तथा दूसरी विधि संघनन होती है। जैसा कि तीसरे पॉइंट में कहा गया है, इसे वाष्प में बदलेंगे यानी कि वाष्पन, उसके बाद उसे ठंडा करेंगे यानी कि संघनन करना है। तो ये सभी किसमें आपको देखने को मिलेगा? आसवन जो विधि है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आसवन में ही ये सभी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। ठीक है। इस विधि में पहला जो पॉइंट दिया गया है, इस विधि द्वारा मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को, यानी कि जैसे हम नमक और पानी ले लें, ठीक है, नमक और पानी को लें तो जब हम उसे सूर्य के ताप में रखेंगे, जैसे एक कप ले लेते हैं या एक प्लेट ले लेते हैं, इसमें नमक डाल देते हैं और पानी डाल देते हैं। जब इसे हम धूप में छोड़ देंगे, ठीक है, तो जो पानी है वो वाष्प बन करके उड़ जाएगा, जो बचेगा नीचे तल पर वो नमक रहेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो वाष्पन के लिए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, इसमें मिश्रण को पृथक किया जा सकता है जिनका क्वथनांक भिन्न भिन्न होता है। अब भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले चीज़ों को ही इस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट करेक्ट है आसवन के लिए। तीसरा भी दिया गया है, तीसरा और चौथा सेम ही कहा गया है। इसमें द्रव को वाष्प में बदल कर उसे पुनः ठंडा करके द्रव अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि पहले वाष्पन होगा उसके बाद उसका संघनन होगा। ये सभी आसवन में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, गोल्डस्टीन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई है? ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम नहीं लगाना है ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की है? प्रोटॉन की खोज की है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की है? क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, कथन एक, चांदी धातु का वास्तविक रासायनिक नाम अर्जेंटम है। दूसरा दिया गया है, कथन 2 में दिया गया है, चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है क्योंकि यह अंडे के गंधक से प्रतिक्रिया कर नष्ट हो जाता है। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 व कथन 2 दोनों पॉइंट जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किसी यौगिक के तुरंत निकली हुई हाइड्रोजन गैस कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वो जो गैस निकलती है, तुरंत हाइड्रोजन गैस निकलती जो है, उसे हम कहते हैं नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फास्ट ट्रैक चलेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। चलिए जल्दी जल्दी अपना आंसर बताते हुए चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में आपको दिया गया है कांच के प्रकार, सूची 2 में दिया गया है उसका जो यूज़ है वो आपको बताना है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सोडा कांच, इसका क्या यूज़ है? सोडा कांच का जो यूज़ आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा दैनिक प्रयोग के बर्तनों में। ठीक है, दूसरा दिया गया है क्रुक्स कांच की मैं बात करूं तो धूप चश्मों के लेंस में इसका यूज़ होता है। पायरेक्स कांच की मैं बात करूं तो ये आपको प्रयोगशाला उपकरणों में देखने को मिल जाएगा। फ्लिंट कांच की मैं बात करूं तो रूबेन के लेंस में ही इसका यूज़ होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्या पता इन्हीं प्रश्नों में से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिल जाए। ठीक है, सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन ही मैं लेकर के आ रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे किस तरह के प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ, वो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि अब हम प्रैक्टिस सेट ही लेकर के आएंगे। तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो तो बेल आइकन जरूर और ऑन कर लेना। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक है? इसमें से कौन सा संघनन बहुलक है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, डेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस
कार्बोक्सिलिक अम्ल को सर्वप्रथम चींटियों से प्राप्त किया गया था? कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो चींटियों द्वारा प्राप्त किया गया है सर्वप्रथम, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेथोनोइक जो अम्ल है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे दिया गया है कार्बनिक अम्लों एवं उनके प्राकृतिक स्रोतों के संबंध में गलत विकल्प। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि गलत पूछा जा रहा है या सही पूछा जा रहा है। अब इसमें गलत विकल्प आपको बताना है। तो इसमें से केवल और केवल जो डी पॉइंट है वो गलत है। ठीक है, बाकी सभी जो पॉइंट है वो करेक्ट है, जैसे कि बेंजोइक अम्ल मूत्र में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ये सभी जो पॉइंट है वो करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है धावन सोडा। ठीक है, ये आपको पूछा जाता है। साथ ही एक होता है बेकिंग सोडा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उन दोनों का रासायनिक सूत्र साथ ही उन दोनों का रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है Na2CO3 10H2O। ये इसका करेक्ट आंसर होगा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। अब आपको जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र बताना है। साथ ही धावन सोडा और बेकिंग सोडा यानी कि धावन सोडा और जो खाने में यूज होता है उस सोडे का रासायनिक नाम साथ ही रासायनिक सूत्र आपको कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन के कौन से समस्थानिक का यूज होता है? ये सभी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। ठीक है, तो इसमें यूज होता है कार्बन 14 का। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। पटाखों में हरे रंग की चिंगारी उत्पन्न करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? पटाखे जो होती हैं जिनमें हरे रंग की चिंगारी निकलती है, उस चिंगारी जो हरे रंग का निकलती है उसके लिए कौन से पदार्थ का यूज़ होता है ये आपको बताना है। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा बेरियम नाइट्रेट, ठीक है, या क्लोरेट का यूज़ होता है पटाखों में हरे रंग की चिंगारी उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। कथन दिया गया है एल्केन की अपेक्षा एल्कीन अधिक क्रियाशील होते हैं। कारण दिया गया है एल्कीन में द्विबंध पाए जाते हैं जबकि एल्केन में एकल बंध उपस्थित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और कारण आर दोनों करेक्ट है। साथ ही कारण जो आर है वो कथन ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक पदार्थ की ऊर्जा उत्पादकों से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कपड़े धोने वाले साबुन हैं, कपड़े धोने वाले जो साबुन होते हैं वो क्या हैं? तो वो आपको देखने को मिलेगा उच्च वसीय अम्ल का सोडियम लवण, साथ ही उच्च वसीय अम्ल का पोटेशियम लवण। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी और सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कोलाइड के संबंध में असत्य, ठीक है, कोलाइड के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें कौन सा पॉइंट जो है वो गलत है ये आपको बताना है। यह एक विषमांगीय मिश्रण होता है जिसमें विलेय के कण 100 के नैनोमीटर के बीच होता है, 100 के नैनोमीटर के बीच होता है। ये पॉइंट जो है एकदम करेक्ट है। कोलाइड मिश्रण केवल तरल के रूप में होता है जैसे दूध, गोंद, शाही, फलों के रस इत्यादि। तो ये जो पॉइंट है वो गलत है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। इसके प्रकार परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रवस्था के मध्य अंतः क्रिया के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। ये जो पॉइंट है वो भी करेक्ट है। कुछ कोलाइड विलयन जैसे दूध एवं स्टार्च टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ये भी जो पॉइंट है वो करेक्ट है। ठीक है, इसमें असत्य पूछा गया था तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यही जो पॉइंट है वही गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्ट्रांसियम क्लोराइड बुनसेन बर्नर ज्वाला को कौन सा रंग देता है? तो ये रंग देता है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, गहरा लाल रंग देता है। आगे बढ़ते हैं। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। ठीक है, लाफिंग गैस जिसे बोलते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप सभी को पता होगा। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो N2O है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है ये आपको बताना है। पहला दिया गया है यह शैवाल तथा कवक के सह
जीवी सहवास के रूप में होता है, ये जो पॉइंट है एकदम करेक्ट है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरे में दिया गया है इसमें कवक के घटक को माइकोवायर कहते हैं जो परपोषी होते हैं, ये भी पॉइंट करेक्ट है। इसमें कवक भोजन संश्लेषण का कार्य करता है जबकि शैवाल उसे आश्रय प्रदान करता है, ये जो पॉइंट है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक और जो दो है वो करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रही है सभी चीज़ें? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विवरण किस पादप उतक को संदर्भित करते हैं? ये जो विवरण दिए गए हैं वो कौन से पादप उतक को संदर्भित करते हैं, ये आपको बताना है। यह एक सजीव उतक है जो जीवित कोशिकाओं से निर्मित होता है। यह पौधों को यांत्रिक शक्ति एवं सहारा प्रदान करता है। तीसरा दिया गया है, इसकी कोशिका भित्ति में तथा अंतराकोशिकीय स्थानों पर सेल्यूलोज एवं पैकेटिन की स्तर होती है। चौथा दिया गया है, छोटे और शाकीय पौधों में इसका महत्व अधिक होता है क्योंकि यह उन्हें दृढ़ता प्रदान करता है। कौन सा ऊतक इन सभी पॉइंट के लिए करेक्ट बैठेगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोलेन काइमा जो ऊतक है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में विटामिन दिया गया है, सूची 2 में उनके कार्य दिया गया है। ठीक है, साथ ही कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का जो है वो चयन करना है। विटामिन B12 की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विटामिन, पहले पॉइंट में दिया गया है विटामिन B12। तो विटामिन B12 का जो कार्य है वो आपको बताना है। विटामिन B12 का क्या कार्य है, विटामिन B12 का? तो आपको विटामिन B12 का जो कार्य देखने को मिलेगा वो रुधिराणु का निर्माण करता है। विटामिन डी की मैं बात करूं तो विटामिन डी जो है कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय करता है। ठीक है, विटामिन बी की मैं बात करूं तो विटामिन बी हृदय तंत्रिका और पेशियों की संक्रियता बनाए रखता है। विटामिन डी की मैं बात करूं त्वचा और श्लेष्मिक झिल्ली की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। इन सभी जो विटामिन हैं उनका आपको रासायनिक नाम पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से नोट कर लेंगे रासायनिक नाम। ठीक है, आप सभी को पता होगा इन सभी जो विटामिन हैं उनका रासायनिक नाम, साथ ही उनका स्रोत भी आप याद रखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा विटामिन जो है वो किस चीज़ से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? इसमें से प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा पॉइंट जो है वो असत्य है, ये आपको बताना है। यह एक एनाबॉलिक क्रिया है, तो ये जो पॉइंट है वो करेक्ट है। यह क्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में संपन्न होती है, तो ये जो पॉइंट गलत है, सभी जीवित कोशिकाओं में ये संपन्न नहीं होता। तीसरा देखते हैं, इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये एकदम करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश जो है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रकाश की आवश्यकता इसमें होती है। ठीक है, इसमें CO2 ग्रहण कर O2 विमुक्त होती है, ये भी जो पॉइंट है वो एकदम करेक्ट है। इसमें सत्य नहीं है, यही आपको बताना था, असत्य की बात हो रही थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को कहा जाता है। जल की जो हानि होती है उसे क्या कहते हैं? वाष्प के रूप में आपने 7th क्लास, ठीक है, जल चक्र पढ़ा होगा, 7th क्लास में ही आपको देखने को मिल जाएगा। 7th क्लास में जल का जो एक चैप्टर है जिसमें से जल चक्रण आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से जो पेड़ पौधे से जो जल वाष्प बन करके जो जल है वो जो उड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 7th क्लास में ये पढ़ाया गया है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो पेड़ पौधे के भाग से होता है, ठीक है, पौधे के वायवीय भाग से जो वाष्प में रूप में जो जल है उसकी जो हानि होती है उसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ट्रांसपायरेशन कहते हैं उसे ही। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आपको बताना है। ध्वनि के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो ध्वनि से रिलेटेड कौन कौन सा पॉइंट जो है वो करेक्ट होगा? यह जो है रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, ये जो पॉइंट है वो करेक्ट है। इसकी दीवारें मोटी
और कैविटी सक्रिय होती है, ये भी जो पॉइंट है वो करेक्ट है। इसमें कपाट पाए जाते हैं और यह खाली होने पर चिपक जाती है, ये जो पॉइंट है वो गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों पॉइंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, कशेरुकियों के विभिन्न उत्सर्जी अंगों में से कौन सा अंग CO और जल वाष्प के रूप में बाहर करते हैं? ठीक है, तो कौन सा जो उत्सर्जिंग है वो CO और जल वाष्प के रूप में बाहर करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेफड़े इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे CO2 होगा। ठीक है, CO2 और जल वाष्प के रूप में बाहर करते हैं, फेफड़ा जो है उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जीव में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है? कौन से जीवों में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन की जो क्रिया होती है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में क्या दिया गया है? मस्तिष्क के भाग, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और उनके कार्य सूची 2 में दिया गया है, अब इसे आपको सम्मिलित करना है, ये ध्यान से पढ़ना। ठीक है, सेरिब्रम का कार्य क्या होता है? आप सभी को पता होगा, सेरिब्रम जो कार्य करता है, सेरिब्रम का जो कार्य होता है वो होता है याददाश्त का केंद्र। ठीक है, सेरिब्रम याददाश्त का केंद्र होता है। ये पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति का दुर्घटना में उसका याददाश्त जब चला जाता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है ना। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति का जो याददाश्त है वो खो जाता है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग उसमें क्षतिग्रस्त हुआ होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जाता भी है, ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं। तो इसका आंसर था सेरिब्रम। सेरिब्रम नहीं दिया होगा तो प्रमस्तिष्क लिखा होगा वहाँ पे, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। सेरिब्रम याददाश्त का केंद्र है, अब वही क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो याददाश्त जो है वो चली जाएगी। ठीक है, तो एक का एक हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हाइपोथैलेमस, ये सभी मस्तिष्क के भाग है ना, ध्यान रखेंगे। हाइपोथैलेमस ताप का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेरिबेलम, सेरिबेलम का क्या कार्य है? तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। मॉड्यूला ऑब्लंगेटा हृदय स्पंदन का नियंत्रण करता है। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतनी चीजें जो है वो समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। चलिए, पॉस्चुरा पेस्टिस, पॉस्चुरा पेस्टिस नामक जीवाणुओं से फैलने वाला वह रोग जिसे 14वीं सदी की शुरुआत में ब्लैक डेथ महामारी के नाम से जाना जाता था, वह क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्लेग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 में दी गई अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं को सूची 2 में दिया गया है, उनके विशिष्ट लक्षणों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन लिखना मैं भूल चुका हूँ। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसमें से अपना आंसर जो है वो मैच करेंगे। चलिए, पैकेटिन, इसका लक्षण क्या है? पैकेटिन की मैं बात करूँ तो ये लक्षण हो जाएगा इसका जीन विनिमय का। ठीक है, मेटाफेज 1 की मैं बात करूं तो मेटाफेज 1 जो है वो गुणसूत्र का मध्यवर्ती पट्टी पर व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या? बचा सी और डी। तो जाइगोटिन जो है वो जाइगोटिन आपको मिल जाएगा समजात गुणसूत्र का युग्मज, और उसके बाद डाइकेनेसिस वो मिल जाएगा आपको काइजमेटा का समापन। इस प्रकार ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? ए का मैंने आपको बताया 3, बी का मैंने आपको बताया 4, सी का मैंने आपको बताया 2 और डी का मैंने आपको बताया 1। ठीक है, इस प्रकार ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, मानवों में निषेचन प्रक्रिया तभी संभव होती है जब, मानवों में निषेचन प्रक्रिया कब संभव होगी? तो जो मानवों में निषेचन प्रक्रिया जो संभव होती है, अंडाणु और शुक्राणु का स्थानांतरण फैलोपियन नली के एम्बुला क्षेत्र पर एक ही समय पर हो, तभी मानवों में निषेचन की जो प्रक्रिया है वो संभव होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अमाशय में जठर रस का स्त्राव होता है। अमाशय में जठर रस का स्त्राव होता है, तो अमाशय में जो जठर रस है उसका जो स्त्राव होता है ऑक्जेनेटिक कोशिकाओं से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल कला से घिरा होता है। एकल कला से कौन सा कोशिकांग है वो घिरा होता है, ये आपको बताना है। तो एकल कला से जो घिरा होता है लाइसोसोम जो है वो घिरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव कौन सा है। कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव कौन सा है ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा काइटिन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, राइबोसोम का एक संकुल जो आरएनए में एकल रज्जुक के साथ जुड़ा होता है क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है पॉलीसोम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, अदरक में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है। अदरक की बात हो रही है, अदरक में जो कायिक प्रजनन होता है वो प्रकंद के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, नेफ्रॉन यानी कि विक्राणु से समीपस्थ संवलित नलिका पीसीटी को काट कर निकाल देने पर परिणाम होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक तनुमूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हमें, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम मस्तिष्क धारिता थी। किसमें सबसे कम मस्तिष्क धारिता किसमें थी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, होमो हैबिलस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट हुए होंगे। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया की बात हो रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रोमल मैट्रिक्स में जो अप्रकाशिकी क्रिया जो है वो अभिक्रिया जो है वो संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपके सारे जो आंसर है वो करेक्ट हुए होंगे। ये सभी आप देख पाएंगे यहाँ पे, मैंने उत्तर जो है वो डाला हुआ है। चलिए, तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी और वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।